हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे हमारा जो बायोलॉजी का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसमें हम जो है बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और साथ में इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लाइन है कई बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ठीक है, तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में पूरा बायोमोलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी सेल है, सेल के अंदर कौन कौन से जो है आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको वाटर जो है आप जानते हैं सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और 70 से 90% तक ये होता है। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन है और उससे कम आपका न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और सबसे कम है आयंस। तो ये ऑर्डर आप ऐसा ही याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये है। इसमें अगर आप परसेंटेज याद रख सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब बात आती है कि आखिर हमें कैसे पता चला कि सेल के अंदर ये सब कुछ होता है। आखिर कैसे पता चला कि आयंस होते हैं, कैसे पता चला प्रोटीन होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया, जो सेल होती है कोई टिश्यू लिया, टिश्यू को क्या किया, सबसे पहले ग्राइंड किया, पीसते हैं ना, एकदम पीसते हैं। तो पीसने के बाद क्या किया, उसे CL3COOH मतलब कि आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो था इसमें आपको सबसे पहले टिश्यू को ग्राइंड करके इसे मिलाया और इसके बाद उसे छाना। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, छानना। उसको छाना विद द हेल्प ऑफ चीज़ क्लॉथ, या चीज़ क्लॉथ होता है, इससे उसे छाना। और छानने के बाद क्या किया, 2 फ्रैक्शन मिले। ऐसा समझिए आप जैसे चाय होती है, चाय को आप छानते हैं, छानने के बाद क्या होता है, कुछ उसमें बचा रह जाता है और कुछ नीचे निकल जाता है। जो नीचे निकल जाता है उसमें नीचे निकल जाती है, चाय निकलती है नीचे, तो उसमें चाय पत्ती रह जाती है, उस छलनी में रह जाती है ना, छलनी में चाय पत्ती रह जाती है, नीचे निकल जाता है। तो जो नीचे निकल गया है उसे बोलेंगे हम फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और जो उसमें रह गया है, छलनी में रह जाता है ना छानने के बाद, वो उसको बोलेंगे हम रिटेंटेड। ठीक है, तो जब हमने एक टिश्यू को ग्राइंड करके, पीस करके और एक चीज़ कॉटन से छान रहे थे तो क्या हुआ, कुछ तो नीचे निकल गया। जो नीचे निकल जाता है उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब वो उसे हम क्या बोलेंगे, वो एसिड में सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल। ठीक है, एसिड में सॉल्युबल होता है। और ये जो है इसमें जनरली जो एलिमेंट्स नीचे गए हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लगभग 18 से 800 डाल्टन के लगभग होता है। मतलब ये हल्के होते हैं जनरली। फिर इसका जो बचा रह गया हमारा ऊपर जो छलनी में बचा रह जाता है उसे हम बोलते हैं रिटेंटेड। और इसे हम देखते हैं तो क्या होता है, ये एसिड में इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल था, ये इनसॉल्युबल होता है एसिड में। इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा हाई होता है, जनरली ये 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जनरली मॉलिक्यूलर वेट है ये 10,000 से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसमें आते हैं। तो देखिए आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्या है, ये और साथ में आपका लिपिड, ये चारों चीज़ें हैं, ये आपके कहाँ मिलेंगी, ये आपको मिलती हैं रिटेंटेड में। जो बचा रह जाता है छानने के बाद उसमें आपको ये चारों चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें से ये जो तीनों हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। और ये जो लिपिड है इसे हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये जो है ये रहता तो इसी में, किसमें, आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ही रहता है। आपका रिटेंटेड जो बचा रह जाता है उसी में रहता है, लेकिन इसलिए हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते। एक तो ये जो है इसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, इसका जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ये कम होता है, इसीलिए हम जो है इसे माइक्रोमोलिक्यूल में कंसिडर करते हैं। और ये साथ में पॉलीमर भी नहीं बनाता, ये भी याद रखेंगे आप कि लिपिड जो हैं आपके पॉलीमर नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते, पॉलीमर नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम इसे जो है एक माइक्रोमोलिक्यूल, और इसका वजन भी कम होता है इसीलिए इसे माइक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि आखिर हमें कैसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है। अब आगे हम देखेंगे एक और क्लासिफिकेशन जो इनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पर है। आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं एक और दूसरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए तो अब देखते हैं आगे दूसरा एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, प्राथमिक मेटाबोलाइट और सेकेंडरी के बारे में। तो ये होते क्या हैं, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उन्हें कहते हैं जो है इनके फंक्शन में पता होता है, जिनके फंक्शन में पता होता है और साथ में क्या है, साथ में पता होता है वो क्या करते हैं।
ठीक है, हमें पता होता है कि वो क्या फंक्शन उनका है और क्या करेंगे प्लांट में, ये हमें पता होता है, इसीलिए उन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता है कि प्लांट्स में सेल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कुछ काम होता है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये जो है इन सब का काम हमें पता है, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सीधा सा अंतर है, इनका फंक्शन हमें पता होता है, इनका हमें फंक्शन नहीं पता कि क्या करते हैं आखिर प्लांट में, बस ये पता है कि इन्हें प्लांट में मिलते हैं। जैसे आपका देखो टॉक्सिन्स होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में, जैसे आपका एब्रिन, रिसिन, फिर आपको याद रखें लेक्टिन्स में, ये लेक्टिन जैसे आपका कॉनकैनावेलिन ए है, फिर आपका ड्रग्स जैसे आपका विनब्लास्टिन और कुरकुमिन। ठीक है, तो विनब्लास्टिन के बारे में आप क्या याद रखेंगे, विनब्लास्टिन के बारे में याद रखेंगे, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये विनब्लास्टिन क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग है, मतलब कैंसर में इसको यूज़ करते हैं विनब्लास्टिन को। और साथ में जो कुरकुमिन है, ये कुरकुमिन जो है आपके कहाँ मिलती है, ये टर्मरिक, हल्दी में मिलती है। किसमें मिलती है, टर्मरिक में। ठीक है, आपके टर्मरिक में ये मिलती है। और साथ में याद रखेंगे कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सूजन वगैरह में काम करती है। फिर आपका एल्केलॉइड्स में, तो एल्केलॉइड्स कौन कौन से, मॉर्फिन, कोडीन, ये एल्केलॉइड्स हैं। इनका भी क्या है भाई, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप मानेंगे इन्हें। फिर आपका पॉलीमर है, सेल्यूलोज, गम्स, रबर, ये सब पॉलीमर हैं और ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं। फिर आपका टर्पिनॉइड्स में आपका मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, टर्पीन नाम आएगा सिर्फ लास्ट में, याद रखेंगे। फिर आपका पिगमेंट्स में बहुत सारे हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, ये पिगमेंट्स भी क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कंसीडर किए जाते हैं। इसमें जो पिगमेंट्स में आपका कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड के बारे में याद रखेंगे, ये जो है आपके प्लास्टिड में मिलता है। किसमें मिलता है, प्लास्टिड में मिलता है। और एंथोसाइनिन के बारे में याद रखेंगे कि ये जो है आपके सैप वैक्यूल में, किसमें, सैप वैक्यूल। ठीक है, ये आप जो है सैप वैक्यूल में मिलता है, सैप वैक्यूल में आपका मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये एक्स्ट्रा में याद रखेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इन जनरल आइडिया कि कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट है और कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप सिर्फ प्राइमरी याद रखिए कि जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 4 नाम दिए हुए हैं, इसके अलावा जो जनरली एक्स्ट्रा में है बहुत सारे, वो सब ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सब आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके आगे हम देखते हैं हमारे जो मेन है आपके कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आगे देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में। इसमें देखिए आपने 3 नाम देखे हैं, आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और साथ में एक लिपिड के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन याद रखेंगे कि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन जो है आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। याद रखेंगे कि ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं प्रोटीन, इनकी यूनिट का नाम है अमीनो एसिड प्रोटीन की। ठीक है, इसका अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है, कार्बन से एक COOH जुड़ा होता है और एक NH2 जुड़ा होता है, और साथ में एक हाइड्रोजन और एक होता है R ग्रुप। ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, जिसमें COOH आपका राइट हैंड साइड और NH2 लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। इसके अलावा और भी अल्फा, बीटा, गामा होता है, हमें सिर्फ अल्फा के बारे में देखना है, हमारे अंदर अल्फा ही होता है। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम इस R ग्रुप के बेसिस पर बात करें तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये 21 टाइप्स के होते हैं और जो आपके प्रोटीन में मिलेंगे। ठीक है, R ग्रुप के बेसिस से वैसे ये जो R ग्रुप है इसमें 300 से प्लस आपको मिलेंगे, लेकिन जो प्रोटीन में प्रेजेंट होने वाले हैं वो सिर्फ आपको 21 ही मिलेंगे। 20 या फिर 21 जो भी आपको ऑप्शन में दिखे लगा दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो 21 है, इन 21 में से भी 10 अमीनो एसिड जो होते हैं ये एसेंशियल कंसीडर किए गए हैं। एसेंशियल मतलब हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी इन्हें बना नहीं सकती, इसीलिए हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कौन कौन से 10, तो 10 के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक है, TV मिल पाथ। क्या है, TV मिल पाथ। इन सब का फुल फॉर्म याद रखेंगे। T का मतलब है थ्रियोनिन, V का मतलब वैलिन, M का मतलब मिथियोनिन, I का मतलब आइसोल्यूसिन, L का मतलब लाइसिन, फिर जो दूसरा L है उसका मतलब है ल्यूसिन। ठीक है, लाइसिन, ल्यूसिन। P का मतलब है फिनाइल एलेनिन,
ए का मतलब आर्जिनिन, टी मतलब ट्रिप्टोफैन, एच मतलब हिस्टिडीन। ये जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा जो बाकी के 11 या 10 बचे हुए हैं वो आपके नॉन एसेंशियल हैं। वो आपसे पूछेगा कि कौन से एसेंशियल है कौन से नॉन एसेंशियल, तो आप एसेंशियल याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो अमीनो एसिड्स हैं उनको एक दूसरे क्राइटेरिया में डिफाइन किया गया है। जैसे आपके कुछ अमीनो एसिड्स में सल्फर होता है, तो सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं जिनमें सल्फर होता है, सल्फर मिलेगा आपको, तो वो हैं आपके सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथ्योनिन। कौन कौन से हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। ठीक है, इसके बाद जो है एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब इनमें कुछ बेंजीन जैसी कुछ रिंग मिलेगी, बेंजीन जैसी रिंग मिलती है, इसीलिए उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। जैसे आपके फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फिर आपका एल्कोहलिक है, मतलब इसमें OH ग्रुप मिलेगा, OH होता है ना एल्कोहल, जैसे आपका सेरीन और थ्रियोनिन। आपके एसिडिक होते हैं, एसिडिक मतलब इनमें COOH ग्रुप एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे आपके ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, दोनों में नाम में ही एसिड लगा हुआ है। ठीक, फिर आपका बेसिक मतलब इनमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है, जैसे आपके लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये जो है आपके अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको क्राइटेरिया जरूर याद रखना है। साथ में जो एसेंशियल वाले हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, आप नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन की क्या फंक्शन है और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए पहले इसे। चलिए अब आगे देखते हैं प्रोटीन के हमारे फंक्शंस। तो प्रोटीन के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, उनमें से कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। जैसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, मतलब कि दो सेल्स के बीच में कुछ सब्सटेंस होता है, उसके फॉर्म में भी काम करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है उन्होंने कोलाजन। साथ में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ये जो है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आपके एनिमल वर्ल्ड में, मतलब एनिमल सेल जो होती हैं एनिमल में, एनिमल किंगडम में आपका सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है कोलाजन। इसी के साथ याद रखेंगे रुबिस्को जो है ये एक एंजाइम है, और ये पूरे बायोस्फीयर में प्लांट और एनिमल कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन है, रुबिस्को एंजाइम है। ठीक है, फिर आपके कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे आपके ट्रिप्सिन, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स जैसे आपके इंसुलिन, ये भी प्रोटीन है। फिर आपका फाइट अगेंस्ट इन्फेक्टियस एजेंट्स, मतलब आपके जो इन्फेक्शन करने, बॉडी में इन्फेक्शंस करने वाले एजेंट्स होते हैं, उनसे लड़ने के काम के लिए आपको एंटीबॉडी बनाई गई है, ये भी प्रोटीन है। फिर आपका रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स होते हैं जैसे आपके स्मेल, सूंघने के लिए, टेस्ट, स्वाद के लिए, ये सभी जो हैं रिसेप्टर्स, ये भी आखिरकार प्रोटीन ही होते हैं। आपके ट्रांसपोर्टर्स, मतलब जैसे कहीं से कहीं ले जाना है, सेल के अंदर ले जाना है, सेल से बाहर ले जाना है, तो वो ट्रांसपोर्टर्स भी क्या है, प्रोटीन है। जैसे एग्जांपल दिया है आपका ग्लूट, GLUT, GLUT4 दिया हुआ है। इसका काम भी याद रखेंगे कि ये जो है ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। फिर आपका है ज़ुटर आयन, तो ज़ुटर आयन टर्म याद रखेंगे सिर्फ आप कि ज़ुटर आयन जो है एक ऐसा आयन है जो कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर बनता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, उसे कहते हैं ज़ुटर आयन। और ये प्रोटीन की अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है, जिसमें NH3 को पॉजिटिव, COO को माइनस होता है। ठीक है, तो ज़ुटर आयन की स्ट्रक्चर याद रखेंगे, नोट कीजिए आप इसे। इसके बाद आगे देखते हैं आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में, नोट कीजिए पहले। चलिए तो अब देखते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर आपकी चार टाइप की होती हैं। चार टाइप की कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर आपकी कौन सी होती है, टर्शियरी, और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चार होती हैं, चारों के बारे में दो पॉइंट्स हैं जानेंगे। तो आपकी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, ये लीनियर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड्स की, मतलब अमीनो एसिड जो है लीनियरली चेन में से जुड़े, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, और इनमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बीच में। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी को थोड़ा घुमा दीजिए, थोड़ा घुमा देंगे तो क्या बन जाएगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये दो टाइप की होती है, अल्फा और बीटा। अल्फा कैसी होती है, तो आप सीधे हाथ की तरफ से घुमाएंगे, सीधे हाथ की तरफ से तो राइट हैंडेड होती है। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से घुमाएंगे आप तो राइट हैंडेड होती है आपकी अल्फा हेलिक्स। और इसमें याद रखेंगे इंपॉर्टेंट कि पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, साथ में जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें अंतः आणविक जो है हाइड्रोजन बॉन्ड आपका अल्फा हेलिक्स में होता है। बीटा हेलिक्स कैसी होती है, तो बीटा हेलिक्स को जो है प्लीटेड शीथ स्ट्रक्चर भी कहते हैं।
इसमें जिगजैग ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे जिगजैग होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये दी हुई है, और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। फिर आपका जो है टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, तो आप सेकेंडरी को थोड़ा और घुमा दीजिए तो आपकी क्या बन जाएगी, टर्शरी स्ट्रक्चर। ये कैसी होती है, तो ये आपकी ऊन देखिए आपने, ऊन का पूरा वो आता है, गुच्छा आता है पूरा, तो ऊन का पूरा गुच्छा होता है ना गोल गोल, वैसी होती है आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें याद रखेंगे इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं इसमें, वांडर वॉल्स फोर्स भी इसमें लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, आयन्स के बीच में होते हैं ना, वो फोर्स भी इसमें लगते हैं। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि किसी भी प्रोटीन को अगर उसे कुछ एक्टिविटी करनी है तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर होना जरूरी है। मतलब क्या समझे, प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जनरली नहीं होती है, ठीक है, तो आपकी टर्शियरी में होती है। और सामने याद रखेंगे लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स, इन सभी में क्या था, इनमें सभी में एक सिंगल ही प्रोटीन की चेन होती थी, इनमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोटीन की चेन्स होती हैं जो एक साथ बिल्कुल आपकी गोल रहती हैं, घूमी हुई रहती हैं। और इसमें एग्जाम्पल में याद रखेंगे एडल्ट हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स एक साथ जुड़ी होती हैं, सब यूनिट्स उप इकाई इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब इन्हें नोट कीजिए। फिर इसका बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए तो आइए देख लेते हैं, हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक और है लिपिड, लिपिड के बारे में। तो लिपिड के बारे में 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि लिपिड जो है एक तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, आप भी जानते हैं कि हम घी को अगर पानी में डालते हैं नहीं घुलता है, क्योंकि वो भी आपका क्या है, लिपिड है, ठीक है। फिर इसका ये जो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि हमारे बायोलॉजी में तो प्रेजेंट हैं लेकिन ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले बताया मैंने। इसका डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा के याद रखेंगे कि ये जो है कोई भी पॉलीमर नहीं बनाते हैं। जैसे आपके बाकी के जो आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे, जो हमने 4 देखे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, वो बाकी के तीनों लिपिड को छोड़कर बाकी तीनों क्या है, पॉलीमर बनाते हैं, ये पॉलीमर नहीं बनाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये जो लिपिड है आपके, लिपिड 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। डेराइव्ड आपको याद नहीं रखना है। सिंपल देखेंगे तो सिंपल जो है, सिंपल देखिए, सिंपल को सिंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से ही मिलकर बना होता है। फैटी एसिड कैसा होता है, तो फैटी एसिड तो लंबी कार्बन की चेन हो, लंबी कार्बन की चेन, उसमें एक एसिड ग्रुप जुड़ा हो, वो क्या होता है, फैटी एसिड। और आपका ग्लिसरॉल क्या होता है, तो ये 3 OH ग्रुप होते हैं, 3 अलग अलग कार्बन जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके बाद जो है ये दोनों जो है एक दूसरे से एस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए ये जो है आपके सिंपल लिपिड बनाते हैं, ठीक है। दोनों आपके सिंपल लिपिड बनाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ एस्टर बॉन्ड से। फिर आपको याद रखेंगे कि ये जो 2 टाइप के होते हैं आपका सिंपल लिपिड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में डबल सिंगल बॉन्ड होता है सिर्फ, और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड जो होते हैं इनमें 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, इस पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं, 18 कार्बन होते हैं। फिर आपका अनसैचुरेटेड में एक ही एग्जाम्पल याद रखेंगे, अरेकिडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन हैं। इसके बाद देखिए, इसका जो है आपके कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड जो होते हैं इनमें 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे, उसमें भी आपका पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसिथिन। लेसिथिन को स्टार लाकर याद रखेंगे इसके बारे में बातें कि ये जो है एक फॉस्फोलिपिड है, मतलब इसमें फॉस्फेट होता है, और यह आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा बाकी के जो हैं कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो सिफेलिन भी है और स्फिंगोमाइलिन भी है। स्फिंगोमाइलिन जो है आपकी माइलिन शीथ में मिलता है। आगे जो है आप नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला होगा कि माइलिन शीथ जो होती है हमारी नर्व्स के ऊपर होती है, कवरिंग होती है, उसमें आपका स्फिंगोमाइलिन मिलता है, ठीक है। आपका डेराइव्ड वाला आपको एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, बस याद रखेंगे इन्हीं से कहीं से बनेंगे आपके डेराइव्ड, ठीक है। अब इसका तो थोड़ा सा कॉमन कंसेप्ट है भाई, फैट और ऑयल में क्या अंतर है। फैट और ऑयल, तो फैट जो होते हैं जनरली इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो है विंटर में, सर्दियों में जनरली ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। और आपके ऑयल क्या होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट
इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है और ये जनरली विंटर में आपको लिक्विड ही मिलेंगे, ये सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिपिड के बारे में, इसे फटाफट से नोट कीजिए। आगे देखते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है आपके सिलेबस में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? तो मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो आपके जो मोनोसेकेराइड हैं, तो मोनोसेकेराइड के बारे में याद रखेंगे, ये जो है सिर्फ अकेले आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें आप बाद में तोड़ नहीं सकते। मोनोसेकेराइड को आप बाद में और वाटर देकर तोड़ नहीं सकते, इसीलिए इन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट से बने होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आप याद रखेंगे, पेंटोज शुगर में याद रखेंगे। पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर। इसमें आप याद रखेंगे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में। एंड याद रखेंगे हेक्सोज का मतलब है कि इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। जैसे आपका याद रखेंगे ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें याद रखेंगे जो आपका ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? तो ये तीनों एक दूसरे के एपीमर हैं। क्या हैं? एपीमर हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही कार्बन, मतलब 3rd और 4th कार्बन पे, मैनोज में 3rd पर, गैलेक्टोज में 4th कार्बन में जो है HOH की पोजीशन में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए ग्लूकोज के क्या है? ये एपीमर हैं। फिर ग्लूकोज जो है 2 फॉर्म में मिलता है आपको, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा जो हैं ये दोनों क्या है? ग्लूकोज के एनोमर हैं। क्या है? एनोमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर जो H और OH है इनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, इसका याद रखेंगे जो फ्रक्टोज है ये आपकी कीटोज शुगर का एग्जाम्पल है। ठीक, बाकी ये सारी आपकी एल्डोज शुगर है, मतलब एल्डिहाइड होता है, इसमें कीटोन होता है। ठीक, इसका जो है आपका ओलिगोसेकेराइड में जो है याद रखेंगे बहुत टाइप के होते हैं वैसे तो ये, इसमें 2 to 10 यूनिट्स होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डाइसेकेराइड, मतलब कि 2 मोनोसेकेराइड एक साथ मिले हैं और उन्होंने क्या बना लिया? आपके डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। डाइसेकेराइड में जो है आपका माल्टोज है, आपका लैक्टोज है और सुक्रोज है। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आपको याद रखना है। माल्टोज जो होता है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है ये 2 जुड़ जाते हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और आपका माल्टोज बन जाता है। लैक्टोज याद रखेंगे, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जुड़ते हैं और इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों जो होते हैं बीटा वाले होते हैं और इनमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फिर आपका सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है, ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। यस, याद रखेंगे कि इसमें जो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है किसमें? सुक्रोज में, और ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, मतलब कि अगर आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट को डालोगे तो ये रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी ये दोनों करते हैं। इसका पॉलीसेकेराइड में नाम याद रखेंगे, आपका ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन जो है एनिमल में स्टोर फूड है। आपका स्टार्च है, ये प्लांट में स्टोर फूड है। सेल्यूलोज जो होता है ये आपका सेल वॉल में मिलता है और काइटिन है। ठीक है, इसमें याद रखेंगे ये जो आपके ऊपर के तीनों हैं ये ग्लूकोज से ही बने होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपके ये तीनों बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अगर आपको इनकी स्ट्रक्चर अच्छे से देखनी है तो एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स में, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फिर लास्ट में देखते हैं थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए तो अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा जनरल देख लेंगे हम कि क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जब भी बोला जाए तो आपको क्या समझना है? आपको समझना है डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसमें याद रखेंगे कि आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहली बात याद रखें, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है आपके न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और उसमें होते हैं 3 पार्ट। एक होता है N2 बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर आप बात करें फॉस्फेट की तो आप जानते हैं PO4 होता है। और इसके बाद आपका पेंटोज शुगर में बात की जाए तो आपका राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 टाइप की शुगर मिलेगी। और आपका N2 बेस जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये आपके 2 टाइप के आपके न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पायरिमिडिन। प्यूरिन में आप याद रखेंगे इसमें 2 रिंग होती हैं और आपका 1379 इस पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है दोनों रिंग में। और आपके एडिनिन और ग्वानिन इसके एग्जाम्पल हैं।
ठीक। फिर आपका पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होती है और इसे 1 और 3 पोजीशन पर क्या होता है, N मतलब नाइट्रोजन ग्रुप होता है। और इसमें याद रखेंगे इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, कट से याद रखेंगे, C मतलब साइटोसिन, U मतलब यूरेसिल, T मतलब थाइमीन, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके तीनों हैं, तीनों मिलते कैसे हैं, तो आपका मान लिए ये क्या है, आपकी एक शुगर है, शुगर। इस शुगर में अगर ये फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, किस बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। और साथ में याद रखेंगे ये आपकी शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और आपका जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है एस्टर बॉन्ड के थ्रू, किसके थ्रू, फॉस्फोएस्टर या एस्टर बॉन्ड के द्वारा आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, कहाँ पर, 5' कार्बन पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे कि ये जो फिफ्थ कार्बन जुड़ा हुआ है इसको बोलते हैं 5' एंड। और यहाँ पर क्या होगा, जब लंबी सी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी तब क्या होगा, इस थर्ड कार्बन पर एक दूसरा फॉस्फेट जुड़ जाएगा, एक दूसरी चेन जुड़ जाएगी, अभी हम देखने वाले हैं। पहले इससे पहले याद रखेंगे कि डीएनए में आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 आपके बेसिस पाए जाते हैं। और आरएनए में आपका राइबोस, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 होते हैं। याद रखेंगे थाइमीन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर देखते हैं डीएनए की एक जनरल स्ट्रक्चर कि आखिर डीएनए होता कैसा है। चलिए तो फाइनली देख लेते हैं हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए आखिर होता कैसा है। तो देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर में याद रखेंगे, हम जो स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसका नाम है बीडीएनए। इसमें याद रखेंगे ये जो है इस टाइप से कॉइल्ड रहता है, इस तरह से कॉइल्ड रहता है। जो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताई थी उसमें आप न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाएंगे लाइन टू लाइन, तो इस तरह से क्या बनाएंगे, हेलिक्स बनाएंगे दोनों चेन, और दोनों चेन एक दूसरे से इस टाइप से जुड़ी होती हैं। इसे बोलते हैं आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का है, ठीक है। इसमें याद रखेंगे कि आपकी जो एक हेलिक्स है, जैसे मान लो अगर इस हेलिक्स को आप देखेंगे तो ये पूरी लेंथ है, एक चक्कर जो पूरा हो रहा है, एक चक्कर पूरा होने की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसे बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। क्या बोलते हैं, हेलिक्स लेंथ। और याद रखेंगे इसमें 10 बेस पेयर्स आते हैं, कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं एक हेलिक्स लेंथ में। और साथ में याद रखेंगे जैसे आपने घूमने वाली सीढ़ी देखी होगी, तो आप जैसे सीढ़ी होती है ना, एक कदम चढ़ते हैं, एक स्टेप चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 सीढ़ियाँ होती हैं। और एक स्टेप में या फिर 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। और साथ में याद रखेंगे एक स्टेप जब चल रहे होते हैं तो 36 डिग्री का रोटेशन आ जाता है, कितने डिग्री का, 36 डिग्री का रोटेशन आ जाता है। इसी तरह 10 बेस पेयर में 360 डिग्री का रोटेशन आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स कि डीएनए की कैसे दिया गया इसकी स्ट्रक्चर। तो विल्किंस और फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, डीएनए की एक्सरे की हेल्प से क्या किया, क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से इसकी स्टडी की थी। और इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके हिसाब से क्या है कि 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होती हैं, एक अगर 5 to 3 जा रही है, दूसरी 3' to 5' की तरफ जाती है। और साथ में इसमें याद रखें दोनों स्ट्रैंड जो हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ती हैं। इसमें हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। इसमें जो है डबल बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एटी के बीच में, जीसी के बीच में ट्रिपल होते हैं, ठीक। इसके बाद प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है हमेशा डीएनए में इक्वल होते हैं, ये चारगाफ का रूल कहता है, ठीक है। चारगाफ का रूल क्या था, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये क्या है, हमारा बायोमोलिक्यूल का शॉर्ट रिवीजन है। इसमें आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको यही लाइनें मिलेंगी, और ये बहुत स्पेशल पॉइंट्स भी हैं, शॉर्ट रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। इसके प्रॉपर नोट्स आप बना करके एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ओके, थैंक यू।